I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about process of DNA replication. तो स्टूडेंट previous वीडियो में हम बात किए थे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की जो मैथ्यू और स्टॉल ने दिए थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डीएनए रिप्लिकेशन के प्रोसेस के बारे में कि डीएनए जो है वो वन डीएनए के स्ट्रैंड से, वन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम जानेंगे स्टूडेंट। प्रोसेस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट ये है कि बुक में जिस तरह से प्रोसेस दे रखा होता है तो स्टूडेंट को सो मेनी कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझा रहे हैं, जिससे आपको वीडियो समझने में, कंसेप्ट क्लियर होने में हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होगा। तो स्टूडेंट समझते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को। तो डीएनए जब वन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जब बनता है स्टूडेंट, तो उसमें सो मेनी एंजाइम्स हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वो कौन कौन सा एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ और आपको बता दें, प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, और यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, और काफ़ी जो है वो डीएनए का जो लेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए डीएनए के रिप्लिकेशन जो है यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए का रिप्लिकेशन होना बहुत डिफिकल्टीज है, क्योंकि डीएनए का बहुत लंबा स्ट्रैंड होता है और इस तरह से लाखों लाख न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से जो जब उसका रिप्लिकेशन होगा, यानी न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जब फॉर्म होंगे और सिंथेसाइज्ड होंगे और जुड़ेंगे, तो ये बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम उस एंजाइम के बारे में जानते हैं जो डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो वो एंजाइम है स्टूडेंट, फर्स्ट एंजाइम है हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है? ब्रेक डाउन द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू स्ट्रैंड्स, यानी दो स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है यूकैरियोट्स में, सबको पता है। तो जो और ये भी हम बताए थे जब हम न्यूक्लियोटाइड्स और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, तो उस वीडियो में आपको समझाए थे कि जो डीएनए बना होता है वो नाइट्रोजनस बेस से बना होता है। बीच में जो है नाइट्रोजनस बेस जुड़ा कैसे होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। बैकबोन जो है इसका फॉस्फेट और पेंटोज शुगर बनाता है। तो इस तरह से सारी चीजें आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया है। तो हेलिकेज क्या काम करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो स्ट्रैंड के बीच में, यानी दो न्यूक्लियोटाइड जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बताए थे आपको, ये पायरिमिडीन के केस में जो होता है वो ट्रिपल होता है, और प्यूरिन के केस में जो होता है वो डबल होता है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है हेलिकेज एंजाइम, क्योंकि जब रिप्लिकेशन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना जरूरी है, स्ट्रैंड्स को अलग होना जरूरी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को कट करके और उसको जो है वो दोनों स्ट्रैंड को अलग करने का काम करता है। कौन? हेलिकेज एंजाइम। ध्यान रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज क्या करता है स्टूडेंट? ब्रेकिंग एंड रीसीलिंग ऑफ वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए एंड डिस्टेंगल द डीएनए कॉइल्स एंड सुपर कॉइल्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट एंजाइम है ये। टोपोआइसोमेरेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इम्पॉर्टेंट तो ये सारे ही हैं, क्योंकि जब तक ये सारे नहीं होगा बॉडी में तो डीएनए का रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। एक भी अगर कम पड़ जाएगा इसमें तो डीएनए का रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे टोपोआइसोमेरेज क्लियरली कहा जा रहा है स्टूडेंट कि जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड, अब ये सपोज दैट ये दो डीएनए का सेगमेंट है, तो ये दो डीएनए के सेगमेंट में बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़े हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़े हैं, तो ये क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड हेलिकेज जब अप्लाई हुआ तो ये सेगमेंट थोड़े अलग हो गए, इस तरह से हो गए। अब ये जब अलग हो गए स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसको जो है वो ट्रोपोआइसोमेरेज क्या करेगा? ट्रोपोआइसोमेरेज यानी इन दोनों सेगमेंट के बीच जो टेंशन है, जो एक तरह से जैसे
मान लीजिए कि कोई रोप है, तो रोप को के दोनों स्ट्रैंड को दो यार्न से बना हुआ कोई रोप है, ये सपोज दैट यहाँ पे ध्यान कीजिए। तो जब हम रोप के दोनों यार्न को अलग करते हैं तो वो क्या होता है, इस तरह से जब अलग करते हैं तो फिर से वो कॉइल होने की कोशिश करता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होता है स्टूडेंट, जब यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, हाइड्रोजन बॉन्ड ने उसको बीच से जो है वो जुड़ा हुआ जो इस तरह से उसको अलग किया, तो ये क्या होगा, फिर से ये कॉइलिंग करने की कोशिश करेगा। और जब फिर से ये कॉइलिंग करने की कोशिश करेगा तो टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, टोपोआइसोमरेज जो है वो वहीं पे थोड़ा सा कट लगा देगा। यानी जैसे सपोज दैट कि ये जो है एक तरह से इसके साथ इस तरह से ये उलझ रहा है, तो इस तरह से जब ये उलझ रहा है तो टोपोआइसोमरेज यहाँ पे कट लगा दिया, इस तरह से इसमें भी कट हो गया टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है स्टूडेंट, इन दोनों सेगमेंट के बीच जो है वो कट कर देता है, इन दोनों स्ट्रैंड पे कटिंग करता है। तो कटिंग करने से क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक तरह से दूर, यानी दोनों स्ट्रैंड जो है उन दोनों के बीच जो टेंशन था वो टेंशन जो है वो काफी दूर हो जाता है, यानी एक तरह से डिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, और जिससे ये आगे अब जो है वो इससे जुड़ नहीं पाए, और इसलिए ये दोनों स्ट्रैंड के बीच एक तरह से डिस्टेंस कायम करता है, और बाद में ये फिर से डिस्टेंस कायम करके फिर से ये जुड़ जाता है आपस में। तो इस तरह से क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड के बीच एक बहुत बड़ा डिस्टेंस बन जाता है इस तरह से। तो इस तरह से टोपोआइसोमरेज वर्क करता है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो एंजाइम है स्टूडेंट वो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है, these proteins bind to the single stranded part of the DNA to prevent recoiling। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है स्टूडेंट। अब क्या हुआ, जैसे टोपोआइसोमरेज तो दोनों के बीच डिस्टेंस कायम कर दिया, दोनों स्ट्रैंड को बिल्कुल टेंशन जो था उसको बिल्कुल अलग कर दिया। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, SSB क्या करेगा कि फिर से ये रिकॉइलिंग ना हो जाए, यानी फिर से मतलब ये रिकॉइलिंग ना हो जाए, इस तरह से ये एक क्लिप की तरह काम करता है। जैसे इस तरह से यहाँ पे क्लिप की तरह अटैच हो गया, यहाँ पे क्लिप की तरह पे ये चूंकि प्रोटीन है तो इस तरह से ये अटैच हो जाता है, इस तरह से अटैच हो जाता है। तो अब क्या होगा, ये आपस में कॉइल नहीं होगा, आपस में फिर से रिकॉइलिंग नहीं करेगा, क्योंकि जैसे हम अब 4 पेज को हमको बुक में क्या करना होता है, 4 जो इंपॉर्टेंट पेज होता है उसे हमें एक जगह रखना होता है, फिर 4 इंपॉर्टेंट जो पेज होता है उसे एक जगह रखना होता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें क्लिप अप्लाई करते हैं, क्लिप से उस पेज को क्लिप कर देते हैं, तो वो पेज जो है उन पेज के साथ मिक्स नहीं होता है। ऐसा हम लोग करते भी हैं प्रैक्टिकली। तो सेम जो है SSBP जो है वो इसी तरह काम करता है, क्लिप की तरह वर्क करता है, और फिर से ये जो स्ट्रैंड है वो इसके साथ रिकॉइल ना हो जाए, तो यहाँ पे एक तरह से क्लिप की तरह एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये काम करता है। जो एंजाइम है स्टूडेंट वो है DNA पॉलीमेरेज। DNA पॉलीमेरेज को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट तो ये सो मेनी टाइप्स का होता है, प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी ये मेनी टाइप्स का होता है, जिसे हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे कि वो किस तरह से है। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में अगर देखा जाता है स्टूडेंट तो प्रोकैरियोट्स में DNA पॉलीमेरेज जो है वो DNA पॉलीमेरेज फर्स्ट, DNA पॉलीमेरेज सेकेंड एंड DNA पॉलीमेरेज थर्ड, 3 तरह के एंजाइम होता है प्रोकैरियोट्स में, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड DNA पॉलीमेरेज फर्स्ट एंड DNA पॉलीमेरेज सेकेंड हेल्प इन द रिपेयर मैकेनिज्म वाइल थर्ड हेल्प इन द DNA रेप्लिकेशन। क्लियरली कहा जा रहा है स्टूडेंट की DNA पॉलीमेरेज फर्स्ट एंड सेकेंड जो है, यानी फर्स्ट जो है वो हेल्प करता है प्राइमर फॉर्मेशन में। आगे आपको क्लियर होगा प्राइमर क्या होता है। प्राइमर एक तरह का फॉर्म होता है, तभी DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो RNA से प्राइमर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है DNA पॉलीमेरेज फर्स्ट, एंड DNA पॉलीमेरेज सेकेंड जो है वो हेल्प करता है करेक्शन में, प्रूफ रीडिंग में हेल्प करता है एक तरह से, जो आगे इसका अप्लाई होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट DNA पॉलीमेरेज थर्ड जो DNA रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है स्टूडेंट। यहाँ पे DNA पॉलीमेरेज जो है वो न्यू सेगमेंट के सिंथेसिस का काम स्टार्ट नहीं करता है, इस चीज को ध्यान रखना है।
न्यू सेगमेंट के सिंथेसिस, जैसे ये स्ट्रैंड है, यहाँ से न्यू सेगमेंट का रिप्लिकेशन, यहाँ पे सिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग का काम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज नहीं करता है, आगे तो वो पूरा कंटिन्यूअसली जो है वो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते जाता है, लेकिन स्टार्टिंग के लिए उसको एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होता है, और वो न्यूक्लियोटाइड्स वो ऑब्टेन करता है प्राइमर से, प्राइमेज एंजाइम के द्वारा। तो वो यहाँ पे उसे बना बनाया मतलब चाहिए, तभी वो उस वर्क को डीएनए पॉलीमरेज जो है उसमें ऐड होकर के और आगे का जो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मेशन होगा वो करेगा। बट स्टार्टिंग, जैसे यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है वर्क, तो यहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स का पीस जो है वो उसको पहले से चाहिए होता है, तो वो वर्क को स्टार्ट नहीं करता, उसमें ऐड होकर के आगे वो कंटिन्यूअसली जो है न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करता है। ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है वो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो टेम्पलेट को, जो ओल्ड जो टेम्पलेट है उसको वो रीड करते जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को वहां पे ऐड कर करके न्यू जो स्ट्रैंड है उसको कंटिन्यूअसली फॉर्म करते जाता है। तो टेम्पलेट रीडिंग का काम वो बहुत इजीली कर लेता है। तो ये सारे वर्क है स्टूडेंट डीएनए पॉलीमरेज का, जो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है वो है स्टूडेंट एंजाइम प्राइमेज। प्राइमेज का काम क्या है स्टूडेंट? इट इज ए काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विच हेल्प इन द प्राइमर फॉर्मेशन। अभी जो आपको बता रहे थे प्राइमर फॉर्मेशन, वही स्मॉल सेगमेंट, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स का टुकड़ा, यानी छोटा सा न्यूक्लियोटाइड्स जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम कहते हैं प्राइमर। ये कहलाता है प्राइमर। जो डीएनए रिप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए, वर्क के स्टार्टिंग के लिए जो चाहिए, वो एंजाइम प्राइमेज जो है उसमें आरएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को फॉर्म करता है। उस प्राइमर को फॉर्म करने का काम है इसी प्राइमेज एंजाइम का, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है। ध्यान रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट है प्राइमर। प्राइमर वर्ड आ रहा है, प्राइमर क्या है? तो शॉर्ट स्ट्रैचेज ऑफ आरएनए ऑन टू विच द न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। क्लियरली कहा जा रहा है स्टूडेंट यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेचेज ऑफ आरएनए, यानी प्राइमर क्या है? एक आरएनए से बना हुआ, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड्स है प्राइमर, जो क्या काम कर रहा है? तो वो ऐड हो रहा है डीएनए स्ट्रैंड के साथ ड्यूरिंग रिप्लिकेशन। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ वो ऐड हो रहा है जब वर्क की शुरुआत हो रही है, रिप्लिकेशन जब स्टार्ट हो रही है, तो उस समय यही प्राइमर जो है वो ऐड हो रहा है यहाँ पे, और इसीलिए इसको कहा गया प्राइमर। लेकिन रियली में ये जो प्राइमर है वो क्या है? शॉर्ट स्ट्रेचेज आरएनए है, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है ये, जो आपको अभी बता दिया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के हेल्प से ये बनता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो इस तरह से एंजाइम आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके प्रोसेस कैसे होता है। तो स्टूडेंट प्रोसेस को समझने में हम देखते हैं, ये स्टूडेंट डीएनए का डबल हेलिक्स डायग्राम है जो बुक में भी दे रखा है। इस तरह से डबल हेलिक्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रैंड जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले ही क्लियर हो चुका है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिस एंजाइम की हम बात किए थे जो रिप्लिकेशन में हेल्प करता है, वो एंजाइम स्टूडेंट हमेशा वर्क करता है कैसे? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी जब भी वो वर्क करेगा तो कैसे वर्क करेगा? तो इस तरह से वो वर्क करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो सपोज दैट ये क्या है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो दूसरा जो इसका अपोजिट जो यहाँ पे सिंथेसिस होगा, जो स्ट्रैंड, वो क्या होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसी के डायरेक्शन में वर्क करेगा क्या? डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे स्टूडेंट वो वर्क कैसे करता है ये भी हम बताए थे कि डीएनए पॉलीमरेज कोई भी वर्क की स्टार्टिंग नहीं करता। स्टार्टिंग जो होता है वर्क की यहाँ पे, उसके लिए उसको एक प्राइमर की जरूरत होती है, यानी यहाँ वो सिंथेसिस का काम स्टार्ट नहीं करेगा। न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस का वर्क स्टार्ट करने के लिए उसको आरएनए से क्या चाहिए? उसको प्राइमेज एंजाइम से चाहिए प्राइमेज, यानी आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का स्मॉल पार्ट्स,
या आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, छोटा सा टुकड़ा चाहिए उसका, तो वो टुकड़ा जो है वो मिल जाता है प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से। तो इस तरह से वर्क की स्टार्टिंग हो जाती है। अब वर्क की जो स्टार्टिंग होती है स्टूडेंट, तो डीएनए पॉलीमेरेज क्या है? सपोज दैट डीएनए पॉलीमेरेज जो है वो इस तरह से, चूंकि एक चीज और है स्टूडेंट यहाँ पे समझना कि यहाँ पे क्या है स्टूडेंट की, चूंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि डीएनए जो होता है यूकेरियोटिक का वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही लॉन्ग होता है। तो एक साथ अगर हम उसके डीएनए के कॉइल्स को ओपन करेंगे तो वो जो कॉइल है वो कंटिन्यूअसली ओपन नहीं हो पाएगा, काफ़ी हौच-पौच कंडीशन हो जाएगी, एक दूसरे से वो उलझ जाएगा और फिर उसको सेपरेट करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो हम उसकी रिप्लिकेशन करवाते हैं स्टूडेंट, वो इस तरह से कई ऑरिजिन प्लेस बना करके ओरी के द्वारा स्टार्ट करवाते हैं। जैसे ये है तो यहाँ पे हम 100 या 200 या 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद जो है वो इस तरह से एक वो कर लेंगे, ओरी स्टार्ट कर लेंगे, यानी जगह जगह पे जो है वो हम डीएनए पॉलीमेरेज का एंजाइम का अप्लाई करके जो है उस वर्क को हम कई जगह से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन हाँ, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हमेशा वर्क करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये हमें ध्यान देना होगा कि जहां भी 5 प्राइम, जैसे ये यहाँ पे सिंथेसिस होना है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो यहाँ तो वर्क होगा, तो इस तरह से वर्क होगा। और इस तरह से ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स जो सिंथेसिस होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट सपोज दैट कि ये है, तो यहाँ ये जो यहाँ जो वर्क होगा स्टूडेंट वो दोनों ही डायरेक्शन में होगा। अगर सपोज दैट यहाँ से वर्क स्टार्ट होता है तो एक तो सिंथेसिस इधर साइड से भी होगा और दूसरा जो सिंथेसिस होगा वो इधर साइड से भी होगा, क्योंकि ये हमेशा जब वर्क करता है वो 5 प्राइम जब भी वर्क होगा तो अनवाइंडिंग, जो भी अनवाइंड कॉइल है वो धीरे धीरे खुलता जाएगा और न्यू जो रिप्लिकेशन है, रिप्लिका जो है वो न्यू फॉर्म होता जाएगा। एक बार जो है वो अनवाइंडिंग, जो वाइंडेड कॉइल है वो अनवाइंडिंग नहीं होगा, एक बार नहीं खुलेगा और एक बार रिप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसी का सपोज दैट ये है, सपोज दैट यहाँ पे रिप्लिकेशन होना है, यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ पे हमने डीएनए पॉलीमरेज हमने अप्लाई कर दिया है। तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, तो इधर भी अनवाइंडिंग कॉइल है, इधर भी वाइंडिंग कॉइल है और इधर भी वाइंडिंग कॉइल है, तो दोनों को ही खोलना है। तो दोनों को खोलना है तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे उसी का एक पार्ट का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिए हैं। तो ये है एक तरह से रिप्लिकेशन फॉर्क, इसको कहते हैं रिप्लिकेशन फॉर्क, यानी ये हाफ पार्ट को इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, रिप्लिकेशन फॉर्क की तरह शो किया जाता है, हाफ पार्ट दिखाया गया है और इसमें किस तरह से रिप्लिकेशन होता है इस प्रोसेस को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट की रिप्लिकेशन फॉर्क बनता है यहाँ पे डीएनए के रिप्लिकेशन में, रिप्लिकेशन फॉर्क बनता है, इस तरह से न्यू रिप्लिका सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिंथेसिस के लिए हम आपको बताए दिए कि वर्क के स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले प्राइमर की जरूरत है, तो वो प्राइमर मिल गया है यहाँ पे। अब वर्क की स्टार्टिंग जो है वो हो गया है। अब इसमें है स्टूडेंट की, अब ये जो ओल्ड जो टेम्पलेट है उसके अनुसार जो है वो अब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रीडिंग करता जाएगा और न्यू जो है वो न्यू से न्यूक्लियोटाइड्स उसके साथ ऐड करता जाएगा। अब इस तरह से स्टूडेंट एक कंटिन्यूअसली 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म करके वहाँ पे ऐड करके इस तरह से पूरा जो है रिप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये तो चूंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन सही है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे जो है डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअसली वर्क करता जाएगा और इसलिए इसको हम कहते हैं, ये जो न्यू सेगमेंट फॉर्म हुआ उसको कहते हैं लीडिंग सेगमेंट। इसको क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बिल्कुल उसी के अनुसार जो है वो सेगमेंट है। जो ओल्ड टेम्पलेट है वो 3 प्राइम टू है, तो 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन सही मिल रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअसली वर्क करता गया। यहाँ पे फिर आगे
प्राइमर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, स्टार्टिंग में ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अब सेकेंड स्ट्रैंड को अगर देखते हैं स्टूडेंट, तो सेकेंड स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब यहाँ पे जो न्यू जो स्ट्रैंड बनेगा, न्यू जो स्ट्रैंड सिंथेसिस करना होगा, वो सिंथेसिस होगा किस तरह से, अगर सही डायरेक्शन देखा जाए तो ये डायरेक्शन होता है। तो इस डायरेक्शन में स्टूडेंट ये जाता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज मैं बार बार कह रही हूँ वर्क करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो रहा है, तो ये यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं करेगा। तो अब वर्क नहीं करेगा तो न्यू सेगमेंट कैसे बनेगा स्टूडेंट? तो न्यू सेगमेंट जो बनेगा उसके लिए क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट की जो सपोज दैट ये जो है वो यहाँ पे जो है वो प्राइमर ऐड किया, यहाँ पे प्राइमर ले लिया गया, यहाँ पे कोई प्राइमर जो है ऑलरेडी वहां पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये प्राइमर लिया गया और यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है वो ऐड हो रहा है इतने दूर में और यहाँ से वर्क स्टार्ट कर रहा है। तो ये वर्क जो स्टार्ट हो रहा है तो ये वो जो डायरेक्शन होगा, यानी यहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो इतना तक जितना तक वो डीएनए पॉलीमरेज जो है न्यूक्लियोटाइड को कवर कर रहा है टेम्पलेट को, तो उतना तक जो है वो न्यू सेगमेंट वो बन जाएगा। यानी ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे सो मेनी प्राइमर पड़ा हुआ है। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ओल्ड टेम्पलेट पे जितना तक वो रीड कर सकता है ओल्ड टेम्पलेट को, उतना तक वो कवर कर लेगा और ऑलरेडी प्राइमर है ही, प्राइमर उसके साथ ऐड होकर के वर्क स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से उतना वो बना लेगा। तो इस तरह से ये सेगमेंट बन गया। अब जो है स्टूडेंट बाकी अब डायरेक्शन भी जो है वो इधर आ रहा है, यानी 5 टू 3 आ रहा है, क्योंकि ये न्यू सेगमेंट के लिए ये 3 डायरेक्शन है और इधर वाला 5 है, तो 5 टू 3 ही आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे इस वर्क की एंडिंग हो रही है और आगे की सेगमेंट कैसे बनेगा ये जानना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, फिर से और भी यहाँ पे प्राइमर है। अब वो प्राइमर सपोज दैट फिर से डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर के साथ ऐड हो गया और फिर से वो कवर हो गया, इस तरह से जितना कवर हो सकता है वो इतना कवर हो गया और कवर कर लिया टेम्पलेट को, और कवर करके टेम्पलेट को उतना जो है न्यू सेगमेंट का सिंथेसिस कर दिया, उसके ओल्ड टेम्पलेट के अनुसार रीड करके न्यू जो है स्टैंड सिंथेसिस कर दिया स्टूडेंट। अब आगे फिर भी बचा हुआ है, वे भी जो है वो जा रहा है 3 टू 5 ही जा रहा है। अब आगे भी नेक्स्ट भी जो है स्टूडेंट ऐसे ही होगा, फिर से वो जो है वो प्राइमर से ऐड होगा डीएनए पॉलीमरेज और फिर से वो कवर होगा और फिर से कवर होकर के फिर से वो इस तरह से जितना हो सकता है उतना वो फॉर्म कर लेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट बन रहा है स्टूडेंट, ये एक टुकड़ा टुकड़ा बन रहा है, आप देख रहे हैं जैसा कि एरो से हम दिखा रहे हैं, ये जो है कंटिन्यूअसली है और ये एक टुकड़े टुकड़े में पीसेज में फॉर्म हो रहा है और इसीलिए ये क्या कहलाता है, ये जो सेगमेंट कहलाता है वो कहलाता है लैगिंग सेगमेंट। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि ये पीसेस में है, ये ज्वाइंट नहीं है। अब इसको ज्वाइंट करने के लिए क्या होगा स्टूडेंट, इसके ज्वाइंट करने के लिए जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, यहाँ पे प्रूफ रीडिंग होगा। अब ये जो सेगमेंट है स्टूडेंट, इस सेगमेंट को हम कहते हैं ओकाज़की। उस सेगमेंट को क्या कहते हैं, ओकाज़की सेगमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जनरली कंपटीशन में आता है। तो ये जो फ्रैगमेंट है, ये जो सेगमेंट है जो बना यहाँ पे वो ओकाज़की सेगमेंट कहलाता है। लेकिन ये देख रहे हैं वो ये एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है, डिसकंटिन्यूअस सेगमेंट है। ये जो है हमारा कंटिन्यूअस है लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है। आगे भी ऐसे ही बन जाएगा, यहाँ तक ये ऐसे बन जाएगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस सेगमेंट है स्टूडेंट। इसकी जो ज्वाइनिंग है वो कंपलसरी है और इसकी ज्वाइनिंग में हेल्प करेगा वही जो आपको बताए थे कि प्राइमर की ज्वाइनिंग में हेल्प करता है पॉलीमरेज फर्स्ट। तो ये प्राइमर ही है जो आपस में अभी ज्वाइंट नहीं है, तो पॉलीमरेज फर्स्ट यहाँ पे हेल्प करेगा और साथ ही पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो इसकी प्रूफ रीडिंग करेगा, यानी कोई गलत सेगमेंट अटैच तो नहीं हो गया ओल्ड टेम्पलेट से, कोई गलत जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड तो नहीं हो गया ओल्ड टेम्पलेट से। इसकी प्रूफ रीडिंग करने का काम करता है
डीएनए पॉलीमेरेज सेकेंड। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे स्टूडेंट। तो इस तरह से हमें उम्मीद है स्टूडेंट कि ये डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।